नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं दिग्विजय सिंह हूं। रुक करते हैं सुर्खियों का। उपचुनाव को लेकर बैठकों में बीजेपी का बैठकों का दौर जारी। महाराजा से नाराज दिग्गजों के मन मिलाने की कोशिश में शिवराज महामंथन में दिया एकता का मंत्र। उपचुनाव से पहले धर्म की सियासत शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कसा तंज, कहा बीजेपी सरकार ने शराब की दुकानों को छूट दी लेकिन धार्मिक आयोजन को नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने बिना नाम लिए दिग्विजय को बताया अधर्मी, बोली ऐसे लोगों की राजनीति खत्म कर दो। कोरोना के गैर आयुष्मान मरीजों का खर्च भी अब एमपी सरकार उठाएगी। अनुबंधित कोविड अस्पतालों में मिलेगा फ्री इलाज। मध्य प्रदेश में रात 11:30 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। बार और होटल के लिए भी निर्देश जारी। रेल सेवा अनलॉक। 167 दिन बाद चली ट्रेन। 22 मार्च को आखिरी ट्रेन शांति एक्सप्रेस की गई थी गांधीनगर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की 996 करोड़ की राशि का ऑनलाइन अंतरण कर प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों से वीसी के माध्यम से विचार विमर्श किया गया। जब से महामारी सरकार बनी है, माफ कीजिएगा, जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। पंच परमेश्वर योजना गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास के वरदान बन गई है। हमारे सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने पेयजल की व्यवस्था, सड़क, नाली निर्माण जैसे अनेक काम किए हैं। गांवों का कायाकल्प बदल दिया है। जब से ये सरकार बनी तब से लगातार हमारी कोशिश ये रही है ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। 15 वित्त आयोग के अंतर्गत 1830 करोड़ रुपए पंचायतों के खाते में डाले। इसके बाद 996 करोड़ रुपए फिर डाले। आज फिर 996 करोड़ रुपया फिर पंचायती राज की संस्थाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया है कि कुल प्राप्त राशि में से 85% ग्राम पंचायतों को मिलेगी, 10% जनपद पंचायतों को मिलेगी, 5% जिला पंचायतों के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। कुल राशि का 50%, 50% अनाबद्ध राशि है और 50% आबद्ध मतलब टाइट ग्रांट है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को 3984 करोड़ रुपया लगभग आवंटित होंगे। अब पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत हम इस राशि को खर्च करते हैं। पंच परमेश्वर योजना वरदान बन गई है और इस राशि का उपयोग करके हमारे पंचायती राजों की जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों सहित उनकी टीम ने गांव की हालत बदल दी है। इस राशि से पेयजल की व्यवस्था, जल संरक्षण के काम, अन्य अधोसंरचना मतलब सड़क इत्यादि का निर्माण, सड़कें, नालियां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, प्रवासी जो श्रमिक थे उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण काम संपादित किए जा रहे हैं। जो हमारा अनटाइड फंड है उससे सीसी सड़क, पुलिया, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वाल, यात्री प्रतीक्षालय, एलईडी स्ट्रीट लाइट इत्यादि में
इस राशि को खर्च किया जा रहा है। आज फिर पंचायतों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना 2020-21 के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता हेतु 50% आबद्ध राशि रहेगी टाइड फंड, और टाइड फंड में सम्मिलित कार्यों को संपादित करने हेतु 996 करोड़ रुपए आज 5 तारीख को 5 सितंबर को हम जारी कर रहे हैं। इस राशि से पंचायतें सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पेयजल कूप, नल जल योजना संबंधी कार्य, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, गांव की साफ सफाई, विशेषकर जिन गांव में बाढ़ के पानी के कारण दिक्कतें बहुत हैं, सिल्ट जमी है और दिक्कतें हैं, तो वो साफ सफाई भी की जा सकेगी और जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी और भी अनेकों काम प्रारंभ किए जा सकेंगे। आज फिर 996 करोड़ रुपए की राशि खातों में आ रही है, उसका सही उपयोग कीजिए और पंचायती राज की भावना को ढंग से नीचे उतार के जनता की सेवा करके अपने गांव के, अपनी पंचायत के विकास के नित्य नए रिकॉर्ड रचिए। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहन मोना कौरव है जी सर। ये सरकार बनी तब से लगातार हमारी कोशिश ये रही है ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। 15 वित्त आयोग के अंतर्गत 1830 करोड़ रुपए पंचायतों के खाते में डाले, इसके बाद 996 करोड़ रुपए फिर डाले, आज फिर 996 करोड़ रुपया फिर पंचायती राज की संस्थाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया कि कुल प्राप्त राशि में से 85% ग्राम पंचायतों को मिलेगी, 10% जनपद पंचायतों को मिलेगी, 5% जिला पंचायतों के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। कुल राशि का 50%, 50% अनाबद्ध राशि है और 50% आबद्ध मतलब डाइट ग्रांट है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को 3984 करोड़ रुपया लगभग आवंटित होंगे। अब पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत हम इस राशि को खर्च करते हैं। पंच परमेश्वर योजना वरदान बन गई है। और इस राशि का उपयोग करके हमारे पंचायती राज्यों की जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों सहित उनकी टीम ने गांव की हालत बदल दी है। इस राशि से पेयजल की व्यवस्था, जल संरक्षण के काम, अन्य अधोसंरचना मतलब सड़क इत्यादि का निर्माण, सड़कें, नालियां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, प्रवासी जो श्रमिक थे उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण काम संपादित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनाते हैं। परिदृश्य में देखें, देश के देशव्यापी रूप में देखें, वैश्विक महामारी के रूप में देखें, ये सच है कि जब से सावधानी हटी है तब से इसमें व्यापकता आई है।
अब सावधानी तो मुझे और आपको ही रखना होगी, परहेज तो मुझे और आपको ही करना होंगे। सरकार को जो करना है उसमें कोताही नहीं रख रहे हम। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, निःशुल्क दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। अब व्यक्तिशः सावधानी तो व्यक्ति के हाथ में ही है। और फिर आप सबके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना कि कोरोना का इलाज एक सावधानी है और सावधानी में ही बुद्धिमानी है। हमारे लाने की अलग बात है भाई, वो वहां से आने वाले हैं यह बात अलग है। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे। मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी, और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है। स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। मंडला जिले में खाद्य न मिलने से आक्रोशित किसानों ने बिछिया मंडी के सामने वेयर हाउस पर जमा होकर ट्रक को रोक लिया। खाद के लिए मीलों दूर से आए हुए किसानों ने एक वृद्ध महिला का गुस्सा फूट पड़ा, जहां उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। किसानों के द्वारा हंगामा की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंच गए और जाके स्थिति को संभाला। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। नाराज किसानों ने वेयर हाउस में घुसकर जमकर हंगामा किया। प्रशासन के काफी समझाने के बाद किसान ट्रक के सामने से हटे, तब कहीं ट्रक वेयर हाउस के अंदर गया और फिर खाद बांटने का संचालन शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जो दूर से जो किसान खाद के लिए आ रहे हैं उनकी समितियों के लिए खाद पहुंचाया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें अगर उनके गांव में खाद मिलती तो इतनी दूर सफर करके खाद लेने क्यों आते। जानकारी मिली थी हमें कि वहाँ पे अधिक मात्रा में किसान मतलब आ गए हैं खाद लेने के लिए, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एरिया की हर क्षेत्र के किसानों को जो है इसका लाभ मिले। और जो गाड़ी लोड हो रही थी उसको रोकने के लिए किसानों ने थोड़ा सा वाद विवाद वहाँ पे जैसी स्थिति बनाई, लेकिन हमने मंडी के अपने सारे इंस्पेक्टर्स को वहाँ डिप्लॉयड कर दिया है। बालाघाट जिले में जिस तरह से अमानक चावल वितरण का मामला गरमाया है और कार्रवाई की जद में आए नॉन के अधिकारियों पर निलंबन और सेवा समाप्ति की कार्रवाई के साथ दोषी 18 राइस मिलों की तालाबंदी के अलावा FIR की कार्रवाई हो रही है, उसे राइस मिलर एसोसिएशन ने असंवैधानिक बताया है, जिसे लेकर राइस मिलर अब खुलकर सामने आ गए हैं। राइस मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि कस्टम मिलिंग के लिए जिला विपणन अधिकारी के साथ जो अनुबंध किया जाता है उसके मुताबिक चावल जमा कराते समय उन्हें तय मानदंड के चावल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे में प्रशासन के तालाबंदी, बिजली काटने और FIR की कार्रवाई असंवैधानिक है। लेकिन चावल जब स्टैटिंग हो गया तो उसके बाद बिलिंग करें दिए। अब आपके सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग हमारी टेस्ट मिलिंग वाली जो नीति है, जो धान है, आप चलिए, कल चलिए, मेरे नेतृत्व में चलिए आप लोग, और आपके नेतृत्व में मैं चला जाऊंगा। और वो धान को आप देखिए, आप उसको अपनी आंखों से देखोगे तो आप हमारे ऊपर से जो आरोप लगा कहीं ना कि आप साफ पार्टनर में आओगे। सर, ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि आप लोग खराब धान स्वीकार कर लेते हैं मिलिंग के लिए? देखिए, मैंने आपको बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारे लाखों रुपए के जमीन जायदाद हम गिरवी रखते हैं, समझ लो बैंक में मॉर्गेज करके हम बैंक गारंटी FDR बनाते हैं, वो FDR हम वहाँ जमा करते हैं। पंधना में कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की हठधर्मी देखने को मिली, जहां ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे पेंशन राशि, पर्ची, राशन कार्ड, आवास कुटीर योजना और अन्य कई योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। वहीं जब ग्रामीण योजनाओं से संबंधित जानकारी लेने अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो ना तो उन्हें उनसे अच्छा व्यवहार किया जाता है और ना ही उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं गुस्साए ग्रामीण परेशान होकर ग्राम पंचायत पहुंचे।
अमेरिका, भारत और ब्राजील जैसे दुनिया के ताकतवर देश कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन तीनों देशों में दुनिया के 54% यानी कि 1.48 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहां 41 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर। अमेरिका, भारत, ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित। सिर्फ यहाँ दुनिया के 54% केस, 44% की मौत। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज और सबसे ज्यादा मौत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश। भारत डराने वाले आंकड़ों की ओर बढ़ रहा। दुनिया में हर दिन मरने वाले 20% से ज्यादा लोग भारत में। अमेरिका, भारत, ब्राजील जैसे दुनिया के ताकतवर देश कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन तीनों देशों में दुनिया के 54% यानी कि 1.48 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। बता दें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 41 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ब्राजील 40,91,000 मामलों के साथ अब तीसरे नंबर पर है। भारत में मरीजों के बढ़ने की रफ्तार अगर यही रही तो नवंबर तक 1 करोड़ और साल के अंत तक देश में 1,40,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे, जबकि 1,76,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में है। वहाँ 63 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील में अब हर दिन औसतन 40 से 45 हजार नए संक्रमित मिल रहे हैं। भारत में अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में हर दिन 85,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस के मामले में भारत पहले से ही दुनिया में दूसरे नंबर पर है। एक्टिव केस यानी ऐसे मरीजों की संख्या जिनका अभी इलाज चल रहा है। देश के 5 राज्यों में 7% मामले और 69% मौतें। देश में संक्रमण का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। देश के 41 लाख संक्रमितों में 21.40% यहीं से है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से 11.83% और तमिलनाडु से 11.20% मरीज हैं। इसी तरह मौत के मामले भी अभी तक 37.52% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। कोरोना का संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये उतना घातक नहीं है। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला कोरोना वायरस जल्द ही खत्म हो जाएगा। कई देशों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये वायरस तेजी से कमजोर हो रहा है। महामारी की शुरुआत में इसका संक्रमण जितना घातक था, अब वह वैसा नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के लिए दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ दिन पहले 7 तस्कर सहित 15 पिस्टल और 20 लाख की ब्राउन शुगर पकड़ में आई थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को आज सूचना मिली थी कि शिवपुरी लिंक रोड पर शीतला माता मंदिर तिराहे पर एक युवक अवैध हथियारों की तस्करी की बड़ी खेप लेकर बस का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी और मौके से एक तस्कर जुबेर मंसूरी निवासी बेहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस क्राइम ब्रांच ने बैग मिला है जिसमें 12 पिस्टल और 4 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए तस्कर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि खरगोन से लाकर ग्वालियर और उसके आसपास बेचने के लिए आया था और प्रत्येक पिस्टल का वह 25,000 रुपए में बेचता है। अब ग्वालियर चंबल संभाग की पुलिस को बड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद 16 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से और गहन तरीके से पूछताछ की जाएगी, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि इसका और कितना नेटवर्क सक्रिय है। ग्वालियर को एक आज बड़ी कामयाबी मिली है। 12 पिस्टल 4 राउंड बरामद किए हैं और एक आरोपी जुबेर खान को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार क्राइम ब्रांच अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। उसी कड़ी में आज ये सफलता मिली है। CSP रत्नेश तोमर और उनकी क्राइम की टीम है, उसने ये आज सफलता हासिल की है। ये खरगोन साइड का रहने वाला है। एग्जैक्ट हो सकता है जो बता रहा है वो सही नहीं कह रहा हो, तो हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और उसके बारे में डिटेल, उसका आपराधिक रिकॉर्ड और ये कहाँ पे ये खपाने वाला था, कहाँ से लेके आया, इन तमाम सारी चीज़ों पे अनुसंधान कर रही है हमारी टीम। ग्वालियर में क्या पहले भी इसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है? नहीं, ग्वालियर में अभी तक जो इसको अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तस्दीक करेंगे, पता करेंगे पहले कभी इसका आवागमन हुआ हो। 5 महीने से ज्यादा बंद रहने के बाद शहर में रेस्टोरेंट, बार और होटल खोले जाने लगे हैं। रेस्टोरेंट और बार को जहां अपनी क्षमता से आधे यानी 50% ग्राहकों की ही सर्विस देने बैठाने की अनुमति है, वहीं होटल्स, लॉज और अपने कमरे के अनुसार पूरे 100% ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। इन सभी को कोविड-19 के लिए बनाए गए नियमों SOP का पालन करना जरूरी है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट पर पहले ही दिन नियमों की अनदेखी की गई। ग्राहकों को पास बैठाया गया, वहीं स्टाफ बिना मास्क के ही नजर आया। रेस्टोरेंट संचालक विशाल मालवीय का कहना है कि अगर 20 लोगों की हमारे यहाँ कैपेसिटी है तो हम 15 को ही खिला रहे हैं। फिलहाल धंधा बहुत गंदा है और खर्च ज़्यादा है। ट्रेनों और अंतर्राज्यीय बसों से शुरू होने पर ही धंधा बढ़ने की संभावना है। इधर इंदौर की लाइफ लाइन कही जाने वाली आई बस का भी संचालन आज से शुरू कर दिया गया है। आई बस नगर निगम संचालित करती है। नगर आयुक्त प्रतिभा पाल ने मीडिया से कहा कि आई बस में बैठने से पहले मास्क लगाना जरूरी है। वहीं इस हर ट्रिप पर बस को सैनिटाइज किया जाएगा। बस में यात्रियों की क्षमता सीट के अनुसार रहेगी। हालांकि आज बस में सफर करने वाले लोगों की तादाद कम रही। बाहर की पब्लिक कम आ रही है, इस वजह से बिजनेस कम था। अभी नीट की एग्जाम चल रही है तो 50,000 राजस्थान के बच्चे आए हैं, तो हिसाब से अभी सरवट बस स्टैंड पे बिजनेस अच्छा है। हम देखते हैं कि 11 तारीख के बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद किस तरह का बिजनेस रहता है। बस ट्रेनें यदि चालू होती है तो बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ होगी। आज से अपने सिटी बस की बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हुआ है। इसमें बेसिकली जितना अपना BRTS कॉरिडोर पे चलने वाली बसेस और जो इंटरसिटी बसेस हैं, खासकर इंदौर भोपाल का जो रूट है उस पर बसेस शुरू हुए हैं। क्योंकि आज पहला दिन है तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनाने में और बसेस भी आगे चालू होंगी। मेन जो ध्यान रखा गया है वो इन बसेस में कि हर ट्रिप के बाद बसेस सैनिटाइज हों। बसेस में जहां लोगों का टच रहता है या लोग जिनको चाहे वो बसेस के हैंडल्स हों या फिर रोड्स हों, उन सभी को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। मामला देपालपुर के पास ग्राम पंचायत अरोदा कोट के गांव रुड़ावदा का है, जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें प्रशासन और राजस्व विभाग का कोई खौफ नहीं है। ग्राम रुड़ावदा में शमशान घाट पर जाने के लिए जो रास्ता है उस पर अतिक्रमणकारियों ने बागड़ रगड़कर और तार फेंसिंग करके रास्ते पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि रास्ता मात्र 4 फीट का ही बचा है और अब ऐसे में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसको शमशान घाट तक ले जाने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये रास्ता है शमशान घाट का, सिर्फ सिंगल पगडंडी से रास्ता कहा जाता है और यही रास्ते के पास से अतिक्रमण है। अरे बड़ी कठिनाई है, इस रास्ते पे बड़ी कठिनाई है, काटे रहते हैं और आए दिन ये अतिक्रमण जो हो रहा है इससे ना तो बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से और ना कुछ भी नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है यहाँ पर, और यहाँ देखो तो विवादग्रस्त स्थिति है। तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी शमशान घाट की जो भूमि है उसे क्लियर करके जनता गांव की जनता के सुपुर्द करी जाए। हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।